हेलो स्टूडेंट, आपको पुनः जो है यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जो है कि स्वागत है। हम लोग जो है कि कल गोल्गी बॉडी के बारे में देखे थे और उससे जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन जो है कि क्रिएट होता है, इसके बारे में कल जो है कि हम लोग देखे थे और ये बताए थे कि नेक्स्ट डे जो है कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो है कि देखेंगे। तो आज जो है कि पुनः जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे जो है कि ईपीआर भी कहा जाता है। तो ईपीआर का पूरा नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कहीं पर भी यदि जो है कि ईपीआर मिलेगा तो उसको जो है कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि पढ़ेंगे। तो ये जो है कि फिगर हम लोग देख रहे हैं, ये सेंटर में जो है कि केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और ये जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है क्या होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कोशिका के कोशिका द्रव ये कोशिका झिल्ली को जो है कि ज्वाइंट करने वाला ये कोशिकांग होता है। तो दोनों को जो है इसके हम लोग चारों तरफ देखेंगे तो ये कोशिका झिल्ली आपको मिलेगा और ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि बहुत सारा होता है ये, और सभी जो है कि केंद्रक के भाग से जो है कि ज्वाइंट होता है ये। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे जो है कि हम लोग गोल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहते हैं ये। तो ये राइबोसोम जो होता है सभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर जो है कि ये गोल संरचना पाया जाता है, जिसको जो है कि हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम पाए जाने के कारण जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का हो जाता है, जिसे जो है कि हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो इसके आगे जो है कि हम लोग देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ पाया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि सबसे पहले यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक के बारे में जो है कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि यूकैरियोटिक होता क्या है। तो जितने भी उच्च वर्गीय जीव जंतु होते हैं उन सभी के कोशिका को जो है कि यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और उच्च वर्गीय जीव जंतु में हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आ गया, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली हाथी गधा, जितना जो आता है सारा जो है कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो यह जंतु कोशिका तथा पौधा कोशिका दोनों में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका और पौधा कोशिका, तो ये दोनों जो है कि यूकैरियोटिक कोशिका का भाग होता है। यह जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद जो है कि यूकैरियोटिक कोशिका का एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्तकण, जो स्तनधारी का लाल रक्तकण होता है। तो ये स्तनधारी के लाल रक्तकण में भी जो है कि यह नहीं पाया जाता है। तो यह स्तनधारी के लाल रक्तकण जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी, आरबीसी कहते हैं, तो यह आरबीसी में जो है कि नहीं पाया जाता है। तो अंतःप्रद्रव जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जो है कि प्लांट और एनिमल दोनों आता है, तो ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि यह नहीं पाया जाता है। स्तनधारी का लाल रक्तकण, इसमें भी जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सर्वप्रथम गार्नियर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गार्नियर, और ये जो है कि पेरिस के रहने वाले ये वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है कि 1897 ईस्वी में जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बतलाए थे। और इन्होंने जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किए थे, देखे थे। तो किससे देखे थे? तो लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको प्रकाश माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है कि इसका नाम इरगैस्टोप्लाज्म रखे थे। क्या रखे थे? तो इरगैस्टोप्लाज्म इसका नाम रखे थे। तो अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे या कौन वैज्ञानिक देखे थे, तो ये क्या आंसर हो जाएगा कि गार्नियर। कब देखे थे? तो 1897 ईस्वी में देखे थे। इन्होंने इसका नाम क्या दिए थे? तो इरगैस्टोप्लाज्म दिए थे। इसके बाद जो है कि दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था केथ पोर्टर, तो केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इसके बारे में, गार्नियर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 अगस्त 1825 को पेरिस में हुआ था। जो आप इसके पहले बताए थे कि गार्नियर कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो पेरिस के। इसके बाद जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन बताए थे? तो केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इसके बारे में बतलाए थे। और इन्होंने जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे देखे थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गार्नियर कैसे देखे थे? तो लाइट माइक्रोस्कोप। और ये कैसे देखे थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहीं पे लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है कि इन्होंने देखे थे। कब देखे थे? तो 1945 ईस्वी में देखे थे। और इसके लिए जो है कि इन्हें 1953 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 1953 ईस्वी में रखा, और इसके लिए जो है कि इन्हें क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले कौन बताए? तो गार्नियर। कब बताए? 1897 में बताए। इसके बाद जो है कि पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताए। तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने कब बताए? तो ये 1945 ईस्वी में बताए। पोर्टर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1953 ईस्वी में मिला। अब इसके बाद जो है कि ईपीआर जो होता है दोहरी झिल्ली, डबल लेयर, जैसे जो है कि हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे। तो स्ट्रक्चर जो देखे थे यहाँ पर कि ये जो होता है डबल लेयर का ये बना होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। और ये दोहरी झिल्ली जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग देख रहे थे, ये जो है कि अंदर का होता है, ये होता है बाहर का होता है। डबल लेयर होता है ये। और इसका लेयर जो होता है लिपोप्रोटीन। इसके पहले कल जो बताए थे कि किसी भी तरह का कोशिकांग यदि कोशिका के अंदर है तो लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है। और कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें एंजाइम पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है? तो लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन होता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये जो है कि हम लोग नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर को जो है कि सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसके पहले जो है कि गोल्गी बॉडी में भी सिस्टर्नी बताए थे, और यहाँ पर भी जो है कि सिस्टर्नी आता है। तो दोनों के सिस्टर्नी में डिफरेंस क्या होता है? तो इसका सिस्टर्नी एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, लेकिन गोल्गी बॉडी का जो सिस्टर्नी होता है एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होता है, बल्कि वह सेपरेट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो है कि सिस्टर्नी पाया जाता है, और गोल्गी बॉडी में भी सिस्टर्नी पाया जाता है। लेकिन गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होता है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी जो है कि एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। ये इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि
यह स्तनधारी के लाल रक्तकण। इसके बाद जो है कि ईपीआर दोहरी झिल्ली का बना होता है। ईपीआर लिपोप्रोटीन, जो अभी चर्चा किए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का बना होता है, तो ये लिपोप्रोटीन अर्थात प्रोटीन और ये लिपिड से जो है कि यह मिलकर के बना होता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति, इसका हम लोग देखे थे फिगर में कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर के कारण जो होता है कि इसको स्प्रिंग के समान भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। और यह जो है कि कोशिका को एक निश्चित आकृति डिफिनिट शेप देता है। और डिफिनिट शेप के साथ साथ जो है कि रिजिडिटी, जिसको हार्डनेस भी, कठोरता भी हम लोग बोलते हैं, सेल को कठोरता प्रदान करता है। और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देने के कारण जो है कि इसे कोशिका का कोशिकीय कंकाल या साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का कोशिकीय कंकाल कहा जाता है, तो क्या आंसर देंगे हम लोग, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है कि कोशिका का कोशिकीय कंकाल या साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। तो ईपीआर यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है, इसलिए इसे कोशिका का कोशिकीय कंकाल, साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का कोशिकीय कंकाल, इंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा कोशिकांग है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ईपीआर केंद्रक झिल्ली से तथा कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। ईपीआर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। इसके द्वारा जो है कि पदार्थों का परिवहन, जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ का परिवहन होता है यह। और जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ जो इसके पहले बताए थे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म तथा रेटिकुलम का अर्थ होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इंडोप्लाज्मिक का क्या अर्थ होता है, तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। और रेटिकुलम का क्या अर्थ होता है, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे जो है कि साइटोस्केलेटन कहते हैं या इंडोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है, इसलिए जो है कि इसे हम लोग कोशिका का कोशिकीय कंकाल, इंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी, इसके पहले जो फिगर के द्वारा बताए थे, तो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। और दोनों सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को जो है कि हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसमें सिस्टर्नी पाया जाता है, तो सिस्टर्नी दो जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला गोल्गी बॉडी और दूसरा जो आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है, तो गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी एक दूसरे से मुक्त होता है, यानी वह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी होता है वह एक दूसरे से जुड़ा होता है।
इसके बाद जो है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका से ये जुड़ा रहता है। तो हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में बहुत सारा सेल होता है और यह सेल एक दूसरे सेल से ज्वाइंट रहता है। ऐसा नहीं कि सभी सेल जो है कि सेपरेट होता है। तो ये सेल्स जो है कि एक दूसरे से जो है कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो है ये जुड़ा रहता है। यह तो एक सेल्स दूसरे सेल से जो है कि कैसे जुड़ा रहता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा। यदि ये रासायनिक पदार्थ नहीं होगा तो सेल जो है कि आपस में जुड़ेगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी सभी सेल्स जो है कि आपस में सामूहिक होकर के ग्रुप बना करके और टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह, और कैसा कोशिकाओं का समूह, तो जिसका संरचना तथा कार्य समान होता है, तो वैसे कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। तो ये सेल्स जो है कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ा रहता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक शक्ति, इसके पहले बताए थे कि यह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी तरह का लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो उस लिविंग थिंग्स का जो बॉडी होता है, बॉडी में बोन पाया जाता है और ये बोन ही जो है कि उसकी एक निश्चित आकृति देता है। यदि मान लिया जाए कि किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में बोन नहीं होगा, तो बोन नहीं होने के बाद क्या होगा कि वह एक मांस के लूथड़े के समान हो जाता है और मांस के लूथड़े के समान हो जाने के कारण उसकी एक निश्चित आकृति नहीं मिलती है। तो हमारे बॉडी में जो है कि एक निश्चित आकृति मिलती है, किसके द्वारा मिलता है, तो बोन के द्वारा मिलता है। तो उसी तरह से जो है कि कोशिका को एक निश्चित आकृति, हार्डनेस मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, तो ये EPR के द्वारा मिलता है। इसके बाद जो है कि हम लोग EPR कोशिका विभाजन के स्थान को निश्चित करता है। तो कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया होती है। तो कैसी प्रक्रिया होती है, तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक कोशिका से दो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया जो है कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहलाता है। तो सेल डिवीजन में जो विभाजन होता है, किसका विभाजन होता है, तो सेल के अंदर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, केंद्रक होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसका फिगर जो है हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इन सभी का विभाजन होता है या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनेल्स का विभाजन होता है, तो इसमें सभी का विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है और किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और इसी विभाजन प्रक्रिया में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि केंद्रक को एक सही स्थानों पर भेजने का काम करता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होता है और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होता है। तो कोशिका विभाजन के समय क्या हम लोग पर लिखे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका विभाजन के स्थान को निश्चित करता है। तो कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें जो है कि यह स्थान को निश्चित करता है, जिसके कारण जो है कि कोशिका विभाजन प्रक्रिया संपन्न होता है। यह पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने पर नियंत्रित करता है। जैसे जो है
कि पदार्थों का एब्जॉर्ब जो किया जाता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, वह लिक्विड मटेरियल जो होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही जो है कि ये इसको नियंत्रित करता है कि कौन सा लिक्विड जो है कि सेल के अंदर जाना चाहिए या कौन सा लिक्विड जो है कि सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि यह पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने पर नियंत्रित करता है। ईपीआर के ऊपर राइबोसोम, हम लोग फिगर में देखे थे कि ईपीआर के ऊपर जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम जो है, हम लोग फिगर में पुनः एक बार फिगर को देखते हैं, तो ये जो राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको राइबोसोम कहते हैं। और ये बहुत सारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि यह केंद्रक से ज्वाइंट रहता है। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम पाया जाता है उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ माने क्या हो गया, रूखड़ा हो गया। जैसे जो है कि इसका स्ट्रक्चर जो हो गया राउंड शेप में हो गया, और राउंड शेप में आने के कारण क्या होता है, ये सरफेस स्मूथ नहीं रह पाता है, ये रूखड़ा हो जाता है। और रूखड़ा होने के कारण जो है कि इसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाने के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। तो जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। और इसका जो प्रकार जो काइंड्स होता है कैसे किया गया है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम पाए जाने के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, रफ पे राइबोसोम पाया जाता है। और ये हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिससे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, जिसको क्या कहता है, कहा जाता है कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसलिए जो है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री यानी कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम, और राइबोसोम के कारण जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जो वहां पर हम लोग देखे थे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड, स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके द्वारा लिपिड कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है, और इसके साथ साथ जो होता है फॉस्फोलिपिड। तो ये लिपिड जो होता है फास्फोरस के साथ, लिपिड किसके साथ, तो फास्फोरस, फास्फोरस और प्लस लिपिड।
तो जब ये लिपिड फास्फोरस के साथ होता है तो इसे जो है कि फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस होता है। और जो रफ के द्वारा क्या होता है, तो रफ के द्वारा इसका जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है। यह जो है कि हम लोग इसके पहले जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे कि हमारे बॉडी में जो लीवर होता है, यकृत होता है, यह यकृत क्या करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे किसी भी तरह का यदि हम लोग पॉइजनस सब्सटेंस को लेते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं, किसी तरह का ड्रग्स लेते हैं, तो ये अल्कोहल और ड्रग्स को जो है कि यकृत डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई यानी विषैले पदार्थ को विषहीन पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो यकृत का ये काम नहीं है, बल्कि यकृत की कोशिका में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे यकृत की कोशिका में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स, अल्कोहल या किसी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी विषैले पदार्थ को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में कौन सा जो अंग है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो यकृत। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यकृत में कहाँ होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। यकृत की कौन सी कोशिका में होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस में होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लीवर का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यह ड्रग्स तथा पॉइजन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषैले पदार्थ को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बाद इसका फंक्शन क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का स्टोरेज करता है। तो हमारे कोशिका में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का स्टोरेज कहाँ होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये जो है कि हम लोग जानते हैं कि हार्मोन का प्रोडक्शन जो है कहाँ होता है, तो ग्लैंड के द्वारा होता है। और ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो है कि हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो स्टेरॉयड होते हैं, जिसमें लिपिड पाया जाता है, और लिपिड पाए जाने वाले हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है। और उस हार्मोन का सेक्रेशन जो है कि कहाँ से होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के किस भाग से होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम लोग जानते थे कि हार्मोन का सेक्रेशन जो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, लेकिन जो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से कहाँ होता है,
तो उसमें जो है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और कौन सा हार्मोन? तो स्टेरॉयड हार्मोन। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, लिपिड हार्मोन, लिपिड सोलेबल हार्मोन। तो लिपिड सोलेबल हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है। तो लिपिड सोलेबल हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है। और स्टेरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अब ये हमारे बॉडी में जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है ये दो होता है, जिसको हम लोग इस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन और जो है कि एस्ट्रोजेन के नाम से जो जानते हैं। और ये दो ही हार्मोन जो है कि स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड सोलेबल हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है और एस्ट्रोजेन जो है कि फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है अंतराली कोशिका, तो पहले हम लोग जानते थे कि अंतराली कोशिका से होता है, लेकिन ये वास्तव में अंतराली कोशिका के द्वारा, इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है? तो इंटरस्टिशियल सेल्स में जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजेन को संग्रह करने में जो है कि सहायता करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजेन, तो इसके पहले हम लोग बताए थे या जो है कि ग्लाइकोजेन क्या होता है? तो ये ग्लूकोज का टूटा हुआ भाग होता है। तो ग्लूकोज का टूटे हुए भाग को हम लोग ग्लाइकोजेन कहते हैं। और क्या होता है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजेन क्या है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। इसके पहले देखे थे कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उसको रफ कहते हैं। और रफ के द्वारा जो है रफ, तो रफ पे क्या आता है? ROUGH। तो ये रफ आर आ गया और इस पे जो है कि राइबोसोम पाया जाता है, रफ, तो रफ आर राइबोसोम, तो रफ होगा तो राइबोसोम होगा। और राइबोसोम जब होगा तो क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो रफ के द्वारा जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी इसके द्वारा जो है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिपिड वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में, इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे कि लिपिड जिसको वसा कहते हैं और यह प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन होता है। तो जब लिपिड प्रोटीन के साथ मिलता है तो लिपोप्रोटीन बनाता है। और यह जो है कि मिलकर कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली निर्माण में जो है यह मदद करता है, हेल्प करता है। तो कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली जो है यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसके बाद जो है कि लिपिड वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। और यह क्रिया क्या कहलाता है? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो कोशिका झिल्ली जो बनने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली कैसे बनता है? तो लिपोप्रोटीन से बनता है, लिपोप्रोटीन से बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। यह स्टेरॉयड हार्मोन जो इसके पहले चर्चा किए थे कि हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन, स्टेरॉयड हार्मोन दो प्रकार का होता है जिसको मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन होता है
अर्थात इट मीन्स क्या हुआ कि फैट सोलेबल हार्मोन होता है, और जो भी हार्मोन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है। और ये जो है कि मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन जो है, तो मेल हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो अंतराली कोशिका जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, तो ये सेल्स से सेक्रेट होता है। लेकिन यदि कहा जाए कि सेल्स के किस भाग से होता है, तो सेल्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और फीमेल हार्मोन जो होता है जिसको हम लोग oocytes भी कहते हैं या लेडिंग सेल्स, तो लेडिंग सेल्स के द्वारा यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ओवरी का एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो है कि इसमें भी ये सेल्स होता है, और इस सेल्स में जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि फीमेल हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ईपीआर, ईस्ट्रोजन, और ये जो होता है फीमेल हार्मोन होता है। तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो है कि हम लोग देखे थे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक बार पुनः फिर से चर्चा कर देते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि जंतु कोशिका पौधा कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और यह स्तनधारी के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है। और क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, इन सभी में जो है कि नहीं पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे, इसके बाद जो है कि पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। तो आज के लिए जो है कि इतना छोड़ देते हैं, फिर जो है कि कल हम लोग इसी चैनल पे पुनः जो है कि मिलेंगे। ओके बाय।